एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंत में हमने देखा था कि थैनोस ने एक चुटकी बजाई और इस पूरे ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। जिस वक्त सभी सुपर हीरोज थैनोस को इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने से रोक रहे थे, ठीक उसी वक्त एक और कहानी चल रही थी और वो कहानी थी एंटमैन एंड द वॉस्प की, जिसमें हमें स्कॉट लैंग यानी कि एंटमैन को दिखाया जाता है, जिसे एफबीआई ने पिछले 2 सालों से हाउस अरेस्ट किया हुआ है, यानी कि वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। जैसा कि हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था कि सोकोविया अकॉर्ड की वजह से एवेंजर्स की टीम 2 हिस्सों में बंट गई थी। एक टीम थी टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की, जो सोकोविया अकॉर्ड पर साइन करना चाहते थे, और दूसरी टीम थी स्टीव रॉजर्स यानी कैप्टन अमेरिका की, जो सोकोविया अकॉर्ड पर साइन नहीं करना चाहते थे। स्कॉट लैंग ने कैप्टन अमेरिका का साथ दिया था और सोकोविया अकॉर्ड पर साइन नहीं किए थे, इसीलिए उसे एफबीआई के द्वारा हाउस अरेस्ट किया गया है और अब कुछ ही दिनों बाद उसकी सजा खत्म होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ हैंक पिम को दिखाया जाता है, जिन्होंने एंटमैन सूट का आविष्कार किया था। वो अपनी बेटी होप को बताते हैं कि पहले मैं और तुम्हारी मॉम शील्ड के लिए काम किया करते थे, एक मिशन के दौरान जिसमें हम एक मिसाइल को डिसमेंटल करना था। हम मिसाइल तक पहुंचे पर अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसीलिए हमें अपना साइज छोटा करके अंदर जाना था। पर उस पल में मेरे सूट का रेगुलेटर खराब हो गया, इसीलिए तुम्हारी मॉम ने अपना साइज छोटा किया और मिसाइल के अंदर चली गई। वो मिसाइल को डिसमेंटल करने में कामयाब तो हो गई, लेकिन खुद वो क्वांटम दायरे में पहुंच गई। क्वांटम दायरा वही दायरा है जिसमें स्कॉट लैंग एंटमैन पार्ट 1 में पहुंच गए थे, पर अपने सूट के रेगुलेटर को रिवर्स करके वो वापस अपनी हकीकत की दुनिया में आ गए। हैंक अपनी बेटी होप को बताता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी मॉम अभी भी क्वांटम दायरे में जिंदा है और मैं उसे वापस ला सकता हूँ। वो अपनी बेटी को एक नक्शा दिखाता है जो कि एक मशीन का है, जिससे क्वांटम दायरे में जाया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट लैंग को दिखाया जाता है, जो अपने घर पर बाथटब में बैठकर नहा रहा होता है। उसकी रिहाई को यानी कि उसकी सजा को अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 3 दिन बाद वो अपने घर से बाहर जा सकता है और तभी उसे एक विजन आता है, जिसमें वो क्वांटम दायरे में पहुंच जाता है, जहां पर वो हैंक की पत्नी जेनेट को देखता है और अगले पल वो खुद जेनेट बनकर एक बच्चे के साथ लुक्का छुपी खेलना शुरू कर देता है। स्कॉट जब वापस अपनी सेंसेस में आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या था, इसीलिए वो हैंक को एक वॉइस नोट भेजता है, जिसमें वो अपने सपने के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। अगली सुबह स्कॉट जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है तो वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो गाड़ी में होप के साथ होता है। होप उसे एक लैब में ले जाती है जहां पर उसके पिता हैंक भी होते हैं। हैंक और होप दोनों के दोनों स्कॉट से नाराज हैं, क्योंकि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्कॉट इन दोनों को बताए बिना एंटमैन सूट लेकर टोनी स्टार्क की टीम से लड़ने पहुंच गया था और यहाँ पर स्कॉट को सिर्फ इसलिए बुलाया है क्योंकि कल रात को जो उसने सपना देखा था उसका इनकी मशीन से बहुत गहरा संबंध है। हैंक बताता है कि कल रात को हमने इस मशीन को शुरू किया था, जो 1 सेकंड के लिए शुरू हुई थी। इसके बाद ओवरलोड होने की वजह से ये बंद हो गई और ठीक 15 मिनट बाद तुमने अपने सपने के बारे में हमें बताया, यानी कि पिछली बार जब तुम क्वांटम दायरे में गए थे तो उस वक्त मेरी पत्नी जेनेट जो क्वांटम दायरे में है, उसका दिमाग तुम्हारे दिमाग से जुड़ गया था। अगर उसकी लोकेशन हमें पता चल जाए तो हम उसे वापस ला सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उसने तुम्हारे दिमाग में अपनी लोकेशन को छोड़ा है। बस हमें क्वांटम दायरे में जाने के लिए क्वांटम मशीन को चलाना होगा, पर इसके लिए हमें एक डिवाइस चाहिए ताकि कल की तरह ये दोबारा ओवरलोड होकर बंद ना हो जाए। स्कॉट बोलता है कि मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। अगर एफबीआई को पता चल गया कि मैं घर पर नहीं हूँ तो मेरी सजा बढ़ जाएगी। पर होप ने स्कॉट के पैर का ट्रैकिंग डिवाइस जो एफबीआई ने उसके पैर में लॉक किया था, वो एक चींटी के पैर में फिट करके उसके घर पर छोड़ दिया होता है, ताकि एफबीआई को लगे कि स्कॉट घर पर है। अब ये लैब से निकलने के बाद अपनी टेक्नोलॉजी से लैब को छोटा करके गाड़ी में रखकर यहाँ से क्वांटम मशीन के डिवाइस को लेने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ अकेले होप बर्च नाम के एक स्मगलर के पास जाती है, जिससे $1 बिलियन के बदले क्वांटम मशीन के डिवाइस का सौदा किया होता है। पर अब बर्च इनकी क्वांटम टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है, इसीलिए होप के पैसे भी ले लेता है और उसे क्वांटम मशीन का पार्ट भी नहीं देता। पर कुछ ही पलों बाद होप एंटमैन के वास्प सूट में वहां आती है, जो स्कॉट के सूट से भी एडवांस होता है और बर्च से न सिर्फ अपने पैसे बल्कि क्वांटम मशीन के पार्ट को भी ले लेती है। पर इससे पहले कि वो यहाँ से निकलती, यहाँ एक साया आता है जो किसी भी चीज के आर पार जा सकता है। वो होप पर हमला करता है
वहीं बाहर गाड़ी में जब हैंक और स्कॉट को इसके बारे में पता चलता है तो हैंक स्कॉट को नया एंटमैन सूट देता है क्योंकि उसने अपना पुराना सूट नष्ट कर दिया था। स्कॉट भी होप की मदद करने के लिए पहुंचता है पर वो साया इन दोनों को चकमा देकर क्वांटम मशीन का डिवाइस लेकर गाड़ी में हैंक के पास पहुंचता है और इनकी लैब को भी लेकर निकल जाता है। अब इनकी लैब में जो ट्रैकिंग डिवाइस होता है उसे भी उस नकाबपोश ने, जिसे घोस्ट कहा जाता है, पूरी तरह से ऑफ कर दिया होता है। लेकिन लैब से क्वांटम की रेडिएशन निकलते हैं जिन्हें ट्रैक करने के लिए इन्हें इक्विपमेंट्स की जरूरत है जो इनकी लैब में ही है। इसीलिए अब इन्हें बिल फॉस्टर के पास जाना पड़ता है जो किसी जमाने में हैंक का असिस्टेंट हुआ करता था, पर हैंक ने उसे अपने असिस्टेंट के काम से निकाल दिया था। इसीलिए इन दोनों की आपस में नहीं बनती। पर बिल फॉस्टर इन्हें बता देता है कि अगर तुम्हारे पास डिफ्रैक्टर है तो तुम उन सिग्नल्स को ट्रैक कर सकते हो। इसके बाद ये तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। हैंक इन तीनों को बताता है कि मैंने पुराने एंटमैन सूट में डिफ्लेक्टर्स लगाए थे पर अब नए सूट में डिफ्लेक्टर नहीं है। अगर हमारे पास पुराना एंटमैन सूट होता तो हम लैब को ट्रैक कर सकते थे। स्कॉट बताता है कि मेरे पास अभी भी वो सूट है। इसके बाद उस सूट की मदद से इन्हें पता चल जाता है कि लैब कहाँ पर है और जब ये उस जगह जाते हैं तो वहाँ इन्हें उस नकाबपोश का सूट दिखता है जिसने इनसे लैब और डिवाइस को चुराया था। इसके बाद ये देखते हैं कि कांच के एक बहुत बड़े केबिन के अंदर एक लड़की लेटी हुई है। दरअसल यही वो नकाबपोश है जिसे घोस्ट कहा जाता है। इससे पहले कि ये लैब लेकर यहाँ से निकलते वो जाग जाती है और इन दोनों को बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद जब इन तीनों को होश आता है तो इनके सामने वो लड़की और बिल फॉस्टर होता है। बिल फॉस्टर उस लड़की से मिला होता है। वो लड़की हैंक को बताती है कि मेरा नाम एवा है और मेरे पिता का नाम एलाइस स्टार, जो शील्ड में तुम्हारे साथ कभी क्वांटम पर रिसर्च किया करते थे, पर एक दिन तुमने मेरे पिता को काम से निकाल दिया। मेरे पिता ने अपनी रिसर्च को जारी रखा पर एक दिन मशीन में गड़बड़ी आ गई जिस वजह से मेरे पिता और मेरी मॉम की जान चली गई। हालांकि मैं बच गई लेकिन मुझे एक बीमारी हो गई जिसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर डिसइक्विलिब्रियम। इस बीमारी में हर रोज मेरी नसें फटती हैं और इसके बाद वापस जुड़ जाती है। ये दर्द मुझे हर रोज सहना पड़ता है। कुछ दिनों के बाद मेरे पास बिल फॉस्टर आए जो मेरे पिता के दोस्त थे। उस वक्त ये शील्ड में काम किया करते थे, इसीलिए मुझे अपने साथ शील्ड ले आए। शील्ड ने मेरी बीमारी का फायदा उठाया। उन्होंने मेरे लिए कंटेनमेंट सूट बनाया जिससे मैं अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती थी। मैंने शील्ड के लिए कई सालों तक काम किया। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी इस कंडीशन को ठीक कर सकते हैं, पर वो सब झूठ था। और जब शील्ड बंद हो गया तो बिल फॉस्टर मुझे वापस अपने पास ले आए। इसके बाद मैंने तुम पर नजर रखी और मुझे तुम्हारी रिसर्च के बारे में पता चला कि तुमने उस मशीन का आविष्कार कर लिया है जिससे तुम अपनी पत्नी के पास जा सकते हो जो पिछले 30 सालों से क्वांटम दायरे में है। और अगर हम तुम्हारी पत्नी जेनेट की एनर्जी को खींचकर एवा के अंदर डाल दे तो पूरी तरह से नॉर्मल हो सकती है। इस बात से हैंक को गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरी पत्नी की जान चली जाएगी, पर बिल फॉस्टर को और एवा को उसकी पत्नी की जान की कोई परवाह नहीं है। और अब इनके पास स्कॉट भी है जिसके दिमाग में हैंक की पत्नी जेनेट की लोकेशन है। पर इससे पहले कि मशीन को स्टार्ट करते हैंक यहाँ पर चालाकी से अपनी बड़ी बड़ी चीटियों को बुला लेता है। ये तीनों आजाद हो जाते हैं और यहाँ से लैब और डिवाइस लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद ये डिवाइस को क्वांटम मशीन में फिट करते हैं और जब ये क्वांटम मशीन को ऑन करते हैं तो स्कॉट का दिमाग पहले की तरह एक बार फिर से हैंक की पत्नी जेनेट से जुड़ जाता है। वो जेनेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। यहाँ पर होप को समझ में आ जाता है कि उसकी मॉम ने स्कॉट के दिमाग में किसी तरह का कोई मैसेज नहीं छोड़ा बल्कि एक एंटीना छोड़ा है जिसकी मदद से वो इनसे बात कर सकती है। स्कॉट जिसके दिमाग में इस वक्त जेनेट है वो खुद ही यहाँ पर कंप्यूटर्स को ऑपरेट करना शुरू कर देती है और इन्हें बताती है कि तुम्हें मेरी आवाज को ट्रैक करना होगा। जिस तरह से हम फोन से किसी की भी लोकेशन का पता लगा लेते हैं ठीक उसी तरह से। और जब ये आवाज को ट्रैक करते हैं तो इन्हें जेनेट की लोकेशन का एग्जैक्ट पता चल जाता है। पर इनके पास अब सिर्फ 2 घंटे हैं। अगर 2 घंटे में जेनेट तक नहीं पहुंचे तो शायद इन्हें दोबारा उसकी लोकेशन ढूंढने में 100 साल लग जाएं। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट के दोस्त लुइस को दिखाया जाता है जिस तक स्मगलर बर्च पहुंच जाता है। वो लुइस को एक इंजेक्शन लगाता है जिस इंजेक्शन के लगने के बाद इंसान सच बोलता है और लुइस से वो स्कॉट की लोकेशन का पता कर लेते हैं। पर तभी यहाँ पर एवा यानी कि घोस्ट भी आ जाती है और अब उसे भी स्कॉट, होप और हैंक की लोकेशन का पता है। पर बर्च नहीं चाहता कि किसी भी तरह से लैब और वो डिवाइस घोस्ट के हाथ लगे, इसीलिए वो FBI को कॉल करके बता देता है कि अब स्कॉट अपने घर पर नहीं है। साथ ही हैंक और उसकी बेटी होप जिनकी तुम्हें तलाश है वो भी स्कॉट के साथ है और ये सब के सब पैनोरेमिक हाईवे के पास एक जंगल में है। दरअसल पिछली बार जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्कॉट एंटमैन का सूट पहनकर कैप्टन अमेरिका की मदद करने
करने के लिए गया था तो एफबीआई को सूट के बारे में पता चल गया था और तभी से वो हैंक और उसकी बेटी होप को ढूंढ रहे हैं। वहीं स्कॉट को जब पता चलता है कि उसके घर पर एफबीआई पहुंचने वाली है तो वो एंटमैन का सूट पहनकर एफबीआई से पहले घर पहुंच जाता है। वहीं हैंक और उसकी बेटी होप भी जंगल से निकलने वाले होते हैं कि वहां पर एफबीआई पहुंच जाती है और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही इनकी लैब को भी हथिया लिया जाता है। अब यहाँ पर घोस्ट भी आ जाती है जो इनकी लैब लेकर यहाँ से निकल जाती है। स्कॉट को जब पता चलता है कि हैंक और होप को अरेस्ट कर लिया गया है तो वो एंटमैन का सूट पहनकर जेल पहुंच जाता है जहां पर वो इन दोनों को वहां से निकाल लेता है। अब ये तीनों की तीनों लैब के बाहर पहुंच जाते हैं। वहीं लैब के अंदर दिखाया जाता है कि बिल फॉस्टर और घोस्ट उस मशीन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर चींटियों ने सारे प्लग्स निकाल दिए होते हैं। ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर वो तीनों पहुंच चुके हैं, इसीलिए घोस्ट चींटियों का पीछा करते हुए पास वाली बिल्डिंग में जाती है जहाँ पर स्कॉट होता है। वहीं लैब के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर हैंक पहुंच जाता है। उसकी चींटियां बिल फॉस्टर को घेर लेती है। हैंक बिल फॉस्टर को कहता है कि मुझे इसके अंदर जाने दो, मुझे अपनी पत्नी को बचाना होगा। बिल कहता है कि घोस्ट यानी कि एवा मर रही है, उसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। हैंक कहता है एक बार मैं अपनी पत्नी को वापस ले आऊं, इसके बाद हम दोनों मिलकर उसका इलाज करेंगे। हैंक अपनी चींटियों की मदद से बिल फॉस्टर को लैब से बाहर भेज देता है। वो मशीन को स्टार्ट करता है और एक डिवाइस के अंदर बैठकर वो क्वांटम दायरे में पहुंच जाता है। जैसे वो क्वांटम दायरे में पहुंचता है ये पूरी की पूरी लैब बहुत छोटी हो जाती है, जिसे होप और स्कॉट का दोस्त लुइस इस जगह से लेकर निकल जाते हैं। वहीं घोस्ट जब देखती है कि लैब छोटी हो गई और उसे होप यहाँ से ले जा रही है तो वो भी इनका पीछा करना शुरू कर देती है। दरअसल स्कॉट ने जानबूझकर उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसे अपने पीछे बुलाया था और अब घोस्ट इनकी गाड़ी का पीछा करती है और एक बार फिर से इनसे लैब हासिल कर लेती है। वहीं क्वांटम दायरे में हैंक को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी तक पहुंच जाता है। उसकी पत्नी आज भी जिंदा होती है, पर ये क्वांटम दायरे से तभी निकल सकते हैं जब लैब वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगी। वहीं अब होप और स्कॉट घोस्ट तक पहुंच जाते हैं। वो उससे लैब हासिल करने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहां पर स्मगलर बर्च आ जाता है जो लैब को उस जगह से लेकर निकल जाता है। वो पानी के स्टीमर से इस जगह से निकलना चाहता है, पर स्कॉट अपने एंटमैन के सूट का साइज बहुत बड़ा कर लेता है और उससे लैब छीन लेता है। जैसे लैब को वो समंदर के किनारे रखता है, साइज बड़ा होने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। होप स्कॉट को बचाने के लिए पानी के अंदर चली जाती है। वहीं बाहर घोस्ट आती है जो स्कॉट के दोस्त लुइस से रिमोट छीनकर लैब के साइज को पहले जैसा कर देती है। वो लैब के अंदर जाती है और अब वो क्वांटम एनर्जी को यूज करके अपने आप को ठीक करना चाहती है। तभी वहां पर बिल फॉस्टर आ जाता है। वो एवा को यानी कि घोस्ट को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है ऐसा करने से जेनेट की जान जा सकती है। वो एक बहुत अच्छी साइंटिस्ट है, पर एवा उसकी बात नहीं सुनती और मशीन को ऑन करके उस केबिन के अंदर चली जाती है जहां से वो जेनेट की क्वांटम एनर्जी को खींचकर अपने आप को ठीक कर सकती है। पर अब यहाँ पर स्कॉट और होप आ जाते हैं जो घोस्ट की मशीन को बंद कर देते हैं और इसके बाद इनके बीच में हाथापाई होना शुरू हो जाती है। और कुछ ही पलों के बाद क्वांटम मशीन के अंदर से वो डिवाइस निकलता है जिसके अंदर हैंक और उसकी पत्नी जेनेट है। जेनेट अपनी बेटी होप को देखकर बहुत खुश होती है, पर एवा पूरी तरह से हताश हो जाती है। वो जेनेट से कहती है कि मैं इस दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जेनेट कहती है कि मैं समझ सकती हूँ। जेनेट के अंदर क्वांटम एनर्जी होती है जिसे वो एवा के अंदर ट्रांसफर करती है। एवा फिलहाल के लिए पूरी तरह से ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर एफबीआई आने वाली है, इसीलिए सबको यहाँ से निकलना पड़ता है। स्कॉट एफबीआई को धोखा देने के लिए बड़ी साइज में आकर बिल्डिंग के सहारे खड़ा हो जाता है। एफबीआई उसे घेर लेती है, लेकिन एफबीआई को पता चलता है कि ये सिर्फ एक सूट है। स्कॉट यहाँ से भाग चुका है और जब वो स्कॉट के घर पहुंचते तो स्कॉट पहले से वहां पर होता है। आज उसकी सजा के 2 साल पूरे हो चुके हैं और एफबीआई के पास कोई भी सबूत नहीं होता कि वो घर से बाहर गया था, इसीलिए उसके पैर के एंकल मॉनिटर को उन्हें निकालना पड़ता है, यानी कि अब वो आजाद हो चुका है। मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैंक, जेनेट, होप और स्कॉट ये चारों के चारों क्वांटम मशीन को स्टार्ट करते हैं। दरअसल स्कॉट को क्वांटम दायरे में दोबारा भेजना चाहते हैं ताकि वो एक डिवाइस के अंदर क्वांटम पार्टिकल्स को लेकर आए और ये एवा को हमेशा के लिए पूरी तरह से ठीक कर दे। स्कॉट को ये मशीन के अंदर भेजते हैं। स्कॉट क्वांटम पार्टिकल्स को डिवाइस के अंदर स्टोर कर देता है और ये वही पल होता है जब थॉर ने थैनोस को अपने नए हथियार जिसका नाम स्ट्रोम बस्टर है उससे पूरी तरह से घायल कर दिया था और थैनोस अपनी चुटकी बजाता है जिससे पूरे ब्रह्मांड की आधी जनसंख्या खत्म हो जाती है और इस जनसंख्या में होप, उसकी मॉम जेनेट और उसके पिता हैंक भी होते हैं, यानी कि ये सब भी इस दुनिया से गायब हो गए हैं
और स्कॉट उस दुनिया में फंस चुका है। इसके आगे की कहानी दिखाई गई है एवेंजर्स एंड गेम में, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि स्कॉट के घर पर आज भी वो चीटी जो उसके बदले कई दिनों तक FBI को धोखा देने के लिए उसके घर पर थी, वो बैंड बजा रही होती है। इसी के साथ ही फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2018 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7। इस फिल्म का बजट था 130 to 195 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 622.7 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।